हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। देखो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक आप सभी ने देखी होगी वो, कि भाई आरपीएससी में जब सफलता चाहना है तो हम क्या काम कर सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा उससे कि भाई ठीक है, इन सब कामों को हमें करना होगा, तो फटाफट उस काम में लग जाइए। लेकिन आज का टॉपिक हमारा इस वीडियो का थोड़ा अलग है कि जॉब के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें। जॉब तो है ही है, जॉब के अलावा मान लीजिए आपका घर परिवार है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। क्योंकि आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा कि तुरंत ही अपने को नौकरी मिल जा रही है ना। तो अपने को क्या करना पड़ रहा है कि भाई थोड़ा कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए हम साथ साथ कोई जॉब कर लेते हैं, और उस आधार पे फिर हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ साथ करते हैं। तो क्या ऐसी रणनीति रही मेरी, मैं बताऊंगी कि मेरी क्या रणनीति रही, जो मैंने थर्ड ग्रेड की जॉब के साथ साथ तैयारी की और फिर मैं लेक्चरर में सेलेक्ट हुई 2024 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर। तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस थे, मेरे अनुभव थे, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। आपको अच्छे लगे तो बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति भी मेरी जैसी ही है, तो आप ज़रूर से थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि आपको भी लगे कि भाई ये मेरी कहानी नहीं, आप सबकी भी कहानी ऐसी ही है। ठीक है, तो शुरुआत से ही शुरू करती हूँ मैं ना, कि भाई 2018 में मेरी थर्ड ग्रेड की जॉब लगी थी, और 2015 में मेरी बीएड हो गई थी, है ना। और 17 के अंदर फिर बीएड के बाद मैंने एमए की। तो उसके दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी। और तैयारी के लिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किस किस की तैयारी की है। तो बेसिकली मैंने टीचर एग्ज़ाम की ही तैयारी की थी। और एक तरीके से फैमिली प्रेशर आप मान सकते हैं कि वो हो सकता है कि उसी वजह से टीचर की ही तैयारी की। तो सबसे पहले मैंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी की, और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2017 में फ़र्स्ट टाइम दिया था, थोड़ी बहुत तैयारी के साथ, बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। और वो मैंने मैथ सब्जेक्ट से दिया और उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर 2018 में रीट की वैकेंसी आई, उसको भी मैंने साइंस और मैथ सब्जेक्ट से दिया। तो 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर मेरा रीट में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी थी उसके साथ ही उसमें सिलेक्शन हो गया, और मेरी पोस्टिंग हो गई थी भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मामला सेट था। एक बार नौकरी मिल गई तो खुशी इतनी थी कि बस अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, है ना। तो इतना अच्छा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या गड़ी जीत लिया हो, है ना, कि कोई चीज़ की अब आवश्यकता ही नहीं है, और बढ़िया नौकरी मिल गई, तनख्वाह आने लग गई। बेरोजगार व्यक्ति को और क्या चाहिए भाई, यही रहता है शुरुआत में। आजकल फिर भी थोड़े स्टूडेंट समझदार हो गए भाई, हम तो इतने साल पुराने हैं भाई 2018 में जॉब लगी, और उस टाइम मेरी एज रही होगी लगभग 23 के आसपास, है ना। और ठीक ठाक टाइम पे जॉब लग गई थी। फिर घर वालों ने शादी कर दी बस क्योंकि सबका ही यही है कि लड़कियों की तो बस जॉब लग जाओ, उसके बाद शादी का प्रेशर बन ही जाता है। तो फिर कर दी शादी। तो हो ठीक है भाई, सब रिचुअल्स हैं और फैमिली और समाज के हिसाब से जो भी हमारे रीति रिवाज है वो तो हमें करने ही है पूरे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 19 में शादी हो गई और फिर फ्री हो गए एकदम से कि भाई अब कुछ नहीं करना। तो तैयारी का मैंने सच बताऊं तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को तैयारी करनी है। और फिर आया कोरोना काल। अब कोरोना कालों में हो गई स्कूल बंद। उस काल के अंदर भाई स्कूल बंद क्या हुई कि टीचरों को तो बुलाया जा रहा था और स्टूडेंट आए नहीं। और मामला भी ऐसा ही था भाई, कितना भयंकर कोरोना आया। अब उस टाइम करे क्या व्यक्ति, मतलब स्कूल में भी क्या करे और घर पे भी क्या करे। और उस टाइम मतलब इतना बस आइसोलेट होके इतना पजल हो गई थी मैं, कि मतलब ऐसे लगने लग गया कि यार जीवन में कुछ है ही नहीं करने को, है ना। अपन ना तो किसी से बात कर सकते हैं अंदर, ना किसी के मतलब पास जा सकते हैं, और अकेले अकेले ही पड़े रहो। और रहना भी आपको भाई ड्यूटी पे ही रहेगा, मुख्यालय आप छोड़ नहीं सकते। तो उस समय ऐसा लगा कि अब तैयारी करनी चाहिए। उस समय मैंने हिंदी से तैयारी की। मैं रीट से साइंस मैथ से दी थी मैंने, और थर्ड ग्रेड टीचर भी मैं साइंस मैथ की थी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हिंदी से अपन ने एमए किया हुआ है तो उससे अपन तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू की, और नया सब्जेक्ट था, अच्छा लगा पढ़ने में। नया सब्जेक्ट थोड़े दिन तो समझ में नहीं आया, ऐसे सच सच बताऊं तो 1 साल तो मुझे ऐसे लगा कि मैं
सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही। और सही बताऊँ तो सबसे पहले मैंने एक प्रतियोगिता साहित्य की किताब खरीदी थी, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदा। उसके बाद में फिर मैंने एक सरस्वती पांडे की किताब खरीदी, सिर्फ ये 2 किताब ही खरीदी। और ये 2 किताब पढ़ने में ही मेरी नानी याद आ गई, मतलब ऐसे लगने लग गया कि यार नहीं हो पा रहा अपने से, तो मतलब पढ़ रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई हो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि हिंदी जैसा सब्जेक्ट में ऐसा है कि भाई कुछ समझने लायक तो है नहीं भाई, आप एक बार बस याद कर लो फिर थोड़े दिन बाद भूल जाओ, फिर याद कर लो फिर भूल जाओ। यार मैथ जैसा सब्जेक्ट ठीक रहता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझो क्लियर, बस उसके बाद मस्त रहो आराम से, वो कॉन्सेप्ट आपके काम आता रहेगा। तो ऐसे लगा कि यार गलत ही सब्जेक्ट चूज कर लिया क्या पढ़ने। कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी ये सोचा कि चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहे उससे तो अच्छा है कुछ तो करें, है ना, कुछ तो पढ़े जो देखी जाएगी, अगर नहीं याद होगा तो जो भी है कोई बात नहीं। तो ऐसे विचार करके और उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। फिर आया नेट का एग्ज़ाम, ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह दे लेती। सच बताऊं तो मैं ऑनलाइन उस समय ज़्यादा पढ़ती थी, ऑनलाइन यूट्यूब पे जो नेट की तैयारी करवाते थे, और जैसे अपने स्टेट के नहीं थे, अदर टीचर्स थे जो यूपी के थे या फिर बिहार के थे कुछ लोग, तो ऑनलाइन वो करवाते थे तैयारी नेट वगैरह की, तो वहीं से मैं ज़्यादा पढ़ती, बुक्स भी पढ़ लेती, और पहले वो टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लेती, उसके बाद में फिर मैं बुक से पढ़ती, तो डबल बार रिवीजन हो जाता और चीज़ें थोड़ा समझने में भी इजी हो जाती। नया सब्जेक्ट था तो समझने के लिए भी तो चाहिए था, तो वो वहाँ से चीज़ें समझ में आई कि कैसे अच्छा इसको याद करना है, कैसे रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ें खुद ही की मैंने, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की, और खुद ही बस यूट्यूब से फ्री वीडियो देख देख के और उस चीज़ के अपने ने लायक बनाया कि हाँ यार अपन अब कोई एग्ज़ाम देने लायक हैं। थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब हिंदी में पकड़ सही हो गई है। फिर नेट का एग्ज़ाम आया और नेट का एग्ज़ाम दिया मैंने, अच्छे से तैयार कर लिया था सब चीज़, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा नेट जेआरएफ हो गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार बढ़िया सब्जेक्ट है ये तो। एक झटका में ही नेट जेआरएफ हो गया। फिर उसके बाद और अच्छा मन किया तैयारी करने को, कितनी चीज़ें पढ़ ही ली, इतना डीप में पढ़ लिया तो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो और पढ़ा उसको। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आया तो वो दिया, है ना, तो वो हो गया क्लियर। तो देखो कहानी बताने के पीछे मोटो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम तो अपनी कहानी बताने लगी, नहीं कहानी नहीं बता रही, बस कहानी बताने के पीछे है कि तैयारी फिर कैसे की। अब उस बात पे आते हैं। तो कोरोना टाइम में तो फिर भी अकेले अकेले रहते, हर जगह अकेले ही बैठते, तो वहाँ पे टाइम अपने को मिल जाता। लेकिन अब स्कूल चालू हो गई 21 के अंदर, है ना, अब इस स्कूल चालू होने के बाद भाई आपको स्कूल में टाइम नहीं मिलता, भाई क्लास लेनी पड़ती है, बच्चे हैं, स्कूल का भी काम है, तो स्कूल में तो भूल जाओ, ये चीज़ संभव नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ लोगे, है ना, या फिर आप कहीं भी जॉब पे जा रहे हो तो पढ़ लोगे, ये चीज़ संभव नहीं है। आप काम कर रहे हो अदर, तो वो काम करना ही पड़ेगा। तो भाई 6 घंटे आप स्कूल के निकाल दो और 2-2 घंटे आपको स्कूल के एक्स्ट्रा अदर टाइम देना पड़ता। पोस्टिंग भारी थी तो अकेले ही रहते तो 2-2 3-3 घंटे अपने काम के लिए भी निकालना पड़ता। तो आप 9-10 घंटे मान के चलो कि आपके उसी में चले जाएंगे, स्कूल से रिलेटेड चीज़ों में ही, है ना। अब बच गए बाकी 24 घंटे में से 14 घंटे, 8 घंटे भाई सोओगे भी, 7-8 घंटे तो भाई सोना भी पड़ता है, क्योंकि काम भी करते हैं पढ़ते भी हैं फिर थक जाते हैं। तो अब आप मान के चलो कि 8 घंटे आप सो गए, 18 घंटे हो गए, बच गए 5-6 घंटे। अब बस ये था कि मेरे को कि ये 5-6 घंटे कैसे भी करके निकालने हैं मेरे को, भाई कभी 5 निकल जाए कभी 4, कोई ज़रूरी नहीं है। तो सुबह जब स्कूल का टाइम सुबह का जल्दी होता ना, तो सुबह मेरे टाइम नहीं निकल पाता, तो मैं ये करती कि ठीक है कोई बात नहीं, अब सुबह नहीं पढ़ पा रहे तो शाम को पढ़ लेंगे। तो दोपहर में सोती नहीं थी मैं, तो 2 बजे आके 1:30-2 बजे तक पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट किया वैसे ही, फिर 3 बजे से चाय वाय बनाई पी, और 3 बजे से लेके मैं 6 बजे तक पढ़ती बढ़िया, और फिर 6 बजे तक पढ़ लिए 3 घंटे। उसके बाद अपना छोटा मोटा काम किया, खाना वाना बनाया, 8 बजे तक फ्री हो गए, और फिर 8 से लेके 10 बजे तक पढ़ लिए। तो ऐसे करके वो 5 घंटे मेरे निकल जाते, जब टाइम सुबह का मॉर्निंग का रहता तब। और जब टाइम ऐसे रहता 10 to 4 होता कि भाई 10 से 4 का होता, तो उस समय मैं क्या करती कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने के प्रयास करते। भाई सुबह 5-5:30 बजे उठ गए, तो सुबह ये रहता है कि भाई ठीक है अपना फ्रेशन अप हुए और चाय पानी बनाई फटाफट, और बस 6 बजे बैठ जाओ कैसे भी किसी भी कंडीशन में। अब 6 बजे बैठ गए तो 8-8:30 बजे तक अपना सब कुछ कर ले में, 8:30 तक मतलब पढ़ ले में, तो 8:30 तक पढ़ लिया। फिर 1 घंटे में ये रहता कि भाई अब अपने को 9:30 बजे तक खाना वाना बनाना है, नहाना धोना सब उसी में करना है, थोड़ा फास्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं।
तो ऐसे करके 1 घंटा मैं निकाल देती उस चीज़ में कि खाना वाना बना लिया। तो सुबह के हो गए 2.5 घंटे के लगभग, भाई 6 से 8:30 तक। कभी 5 बजे भी उठ जाते, 5:30 बजे फ्री हो जाते, कभी 6 भी बज जाते। तो ऐसे फिक्स नहीं था भाई, 2 ढाई घंटे 3 घंटे सुबह सुबह निकल जाते। फिर 4 बजे आप स्कूल से आए, 5 बजे तक वैसे नहीं पढ़ा जाए, फिर 5 बजे से बैठो 6 बजे तक 1 घंटा वो निकाल लो आप। तो उससे ये हो जाता है कि भाई 1 घंटा शाम को हो गया, 2.5 घंटा सुबह, 3.5 घंटे। फिर खाना वाना बनाया, 7 बजे 8 बजे तक फ्री हुए, फिर 8 से 10 फिर दोबारा पढ़ लो, तो 2 घंटे वो। तो ऐसे करके 4 5 6 घंटे, बस इससे ज़्यादा मेरे पास ना तो समय था और ना मैं निकाल पाती, क्योंकि नींद भी चाहिए, डेली का काम है, डेली पढ़ना है, और अपन कोई भी चीज़ अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं कर सकते। तो मुझे यही लगता था कि अपन चाहे 3 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, पर अपन कंटिन्यूटी रखेंगे। तो ये था मेरा टाइम टेबल, और मैं ऐसे ही पढ़ती थी। और ज़्यादा चीज़ें क्या होती कि भाई जैसे मान लो कोई चीज़ बुक से नहीं कवर हो पा रही, और बुक से ऐसा लग रहा है टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं क्या करती, यूट्यूब से देख लेती उसको, ताकि वो कम टाइम में थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाए। और यूट्यूब के साथ साथ PYQ और MCQ, सबसे ज़्यादा मैंने MCQ के लिए ज़्यादा किताबें नहीं खरीदी, और MCQ PYQ बहुत ज़्यादा मैंने यूट्यूब से किए। कल मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि मैडम हम यूट्यूब से कर लें क्या भैया PYQ। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से 1 2 बार 3 बार जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार कीजिए। लेकिन उसके अलावा जब आपको ऐसा लगे ना कि भाई पूरा तरीके से नहीं करा रहे, PYQ का भी मैंने इतने सालों में मेरा अनुभव यही रहा कि आप PYQ का किस प्रकार से उपयोग करें कि उसके सारे ऑप्शन आप कवर कर पाएँ। कोई अगर डिटेल में PYQ करा रहा है तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये तो बात हो गई मेरी रूटीन की, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आप पूछेंगे कि मैडम 2022 की वैकेंसी भी आई, तो आपका उसमें क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था उसमें भी, बिल्कुल हो जाना चाहिए था भाई। अब उसमें ये हुआ कि 2021 की वैकेंसी थी, जिसका पेपर 22 में हुआ था। तो उस टाइम अब भी मुझे याद है कि हिंदी का पेपर था 15 अक्टूबर को 2022 को, है ना। और फिर उस टाइम क्या था कि भाई अब बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो भाई मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और मेरे एक गुड़िया हुई, जो हुई लास्ट जून में, जुलाई में ही मानो कि भाई जुलाई में मेरे गुड़िया हुई। अब आप देख लो कि जुलाई से अक्टूबर तक कितना, 15 अक्टूबर को पेपर था, कितना टाइम मिलता है। और आपको पता है छोटा बच्चा है और मैनेज नहीं हो पाता, रिवाइज नहीं हो पाया। तैयारी ठीक थी मेरी, और उम्मीद भी मुझे थी कि हो जाएगा मेरा, लेकिन वही है ना कि इतना शायद मैं अपने आप को नहीं दे पाई, या इतना टाइम जितना देना चाहिए था। एक बार एक रिवीजन मांगता है कम से कम, भाई RPSC भी ये चाहवे कि अच्छा से पढ़ के ही देवे, तो उसमें हुआ, लेकिन वेटिंग में हुआ। अब आप मान लो किस्मत ख़राब थी, पेपर लीक था, कुछ भी मान लो, है ना, जो भी था। अब क्या ही कर सकते हैं, उन चीज़ों का रोना रो भी नहीं सकते। तो बस ये मान के मैंने सोच लिया कि भाई अपनी किस्मत ख़राब थी, इसलिए अपन थोड़ा सा अपने को नहीं मिला, नहीं उसी समय हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। फिर 23-24 की वैकेंसी आई, जिसका एग्ज़ाम 25 में हुआ था, 23 जून को, 23 जून 2025 को। तो वो दिया मैंने। उस टाइम क्या हुआ कि थोड़ा जून में पेपर था ना, तो उनका फ़ायदा ये रहता है कि आपको तैयारी के लिए छुट्टियां नहीं लेनी पड़ती, और छुट्टियां जून में जैसे पेपर था, तो जो मई में छुट्टी पड़ती है वो बढ़िया यूटिलाइज हो गई, तो रिवाइज आराम से हो पाता है। वरना आप क्या है, जॉब के साथ तैयारी करते हैं ना, तो रिवीजन की बड़ी समस्या रहती है। लास्ट के टाइम में 1 2 महीने आपको ऐसा लगता है कि यार 1 2 महीने तो चाहिए ही प्रॉपर, मतलब अच्छे से लास्ट में एक बार पूरा जो रायता फैला रखा है हमने वो समेटे, है ना। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उस सिलेबस को समेटने के लिए चाहिए 1 2 महीने। तो अगर आप भी कोई जॉब करते हैं और जॉब के साथ तैयारी करते हैं, या हाउसवाइफ हैं, या फिर कोई भी अदर जॉब हुई, तो आप क्या करें कि लास्ट में 1 या 2 महीने का मतलब ऑफ ले लें, छुट्टी ले लें, और प्रॉपर टाइम दें। क्योंकि हमारा जो लास्ट के टाइम में दिमाग चलता है वो बहुत फास्ट चलता है, और उसी से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा बूस्टअप होता है, और उसके साथ साथ हमारी तैयारी भी बहुत शानदार है ना। तो घर वालों को भी यही बोलना है कि प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे 1 2 महीने लास्ट में फ्री दे दो, बाकी आप अपने काम करते रहिए और उसके साथ साथ पढ़ते रहिए। और एक हाउसवाइफ के लिए अपन वीडियो अलग से ले आएंगे कि भाई हाउसवाइफ को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, ठीक है। बाकी जॉब वाले तो इस तरह ही कर सकते हैं भाई, अपना थोड़ा सुबह जल्दी उठो, रात को थोड़ा लेट सो, और नींद की प्रॉपर वो रखो, क्योंकि लंबे टाइम तैयारी 1 1.5 साल 2 साल तैयारी तो कम से कम करनी पड़ती है। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे लेक्चरर बनने में कितना समय लग गया, तो आप देख लीजिए 23 से लेकर 30 साल
की जर्नी रही मेरी। तो 7 साल 8 7 हाँ लगभग 7 साल का टाइम लगा। 2018 के अंदर मैं बनी थी थर्ड ग्रेड टीचर और 2026 में जाके पोस्टिंग मिली है। तो आप अब देख सकते हैं कि 7-8 साल का एक गैप आता है, वो आ ही गया था। तो कोई बात नहीं, अब ठीक है, कभी कभी चीज़ें किस्मत पे भी होती है ना। कुछ चीज़ों के लिए आदमी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है यार अपने को नहीं मिला या फिर अपन ने प्रयास बहुत किया। प्रयास सभी करते हैं, पर कभी भी आप ये मत मान के चलिए कि भाई हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो अपने आप को चीज़ें हो जाएंगी। वो नहीं होंगी, अपने को प्रयास करते रहना पड़ेगा। और जैसे भाई प्रयास करेंगे तभी तो कुछ चीज़ें होंगी। अब मैंने 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया, उसमें नहीं हुआ मेरा। तीसरी बार वाले में दिया, वो 2 में तो कम से कम रिटर्न क्वालिफाई तो हो गया था। इस बार वाले में तो मेरा रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ों को करने के लिए या एक लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो अच्छा हुआ है वैसे इस बार नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में। मैं चाह भी नहीं रही थी कि अभी होए, क्योंकि अब ये हो गया कि तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल नहीं पाता, और अगर हो भी जाता तो फाइनल सिलेक्शन फिर इस बार नहीं होता। और वही है कि फिर अपन इंटरव्यू की तैयारी करें, और फिर एक ड्रॉबैक सा लगता ही है कि व्यक्ति बार बार इंटरव्यू दे के आ रहा है। अब 2 बार इंटरव्यू देने के बाद ये हो गया था कि अच्छे नंबर आए तो ही इंटरव्यू कॉल हो तो बढ़िया है, वरना कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे पजल सा हो जाता है दिमाग। तो अब अच्छा है नहीं हुआ, तो माइंड को एक अच्छा संकेत जाता है कि भाई आपका नहीं हुआ, आपने रिटर्न में अच्छी तैयारी नहीं करी। अब कम से कम ये है कि आगामी भर्ती रहेगी तो उसके लिए अपन बढ़िया बेहतर तैयारी कर पाएंगे। थोड़ा सा फील होता है, थोड़ा सा हर्ट होता है कि आप पढ़े नहीं खुद की काबिलियत पे शक होता है। जब जब इंसान को खुद की काबिलियत पे शक होगा तब तब इंसान उठ खड़ा होगा, वो दोबारा से मेहनत करेगा और जोरदार मेहनत करेगा। तो वही है ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हट के दौड़ के फिर लंबी छलांग लगानी पड़ती है। तो बस वो एक ड्रॉबैक लेना ज़रूरी है, और अच्छा है कि वो ड्रॉबैक मिल गया। और मैं भी आप लोगों को ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अभी नहीं हुआ तो आप लोग निराश होएं, मत निराश होइए। देखिए कि कई बार चीज़ें ये होती है कि अभी इस बार आपका मान लो नहीं हुआ, या फिर कोई का बिल्कुल ही किनारे पे नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगली वैकेंसी में नहीं होगा। भाई अगली वैकेंसी में आपकी रैंक आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये गलतियाँ की और अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब अपने को सिलेक्शन लेना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हार नहीं माननी है। हार गए फिर इंसान क्या, है ना। तो हारना नहीं है, हारना हमने सीखा ही नहीं है। कुछ भी हो जाए भाई, हम चाहिए चला नहीं जाए लेकिन रहेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, है ना। वही कहते हैं ना कि दौड़ो दौड़ा ना जाए तो चलो, चला नहीं जाए तो फिर चाहे रेंग रेंग के ही चलो, लेकिन चलो चलते रहो। लाइफ है ऐसे ही चलती रहेगी। और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर दें, कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाए हैं, मेरी स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी है उससे रिलेट कर पाए हैं। अगर आपको रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर रिलेट कर लिखना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ इतने लोगों को ये स्टोरी रिलेटेबल लगी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।